ये मूवी विजय द मास्टर के नाम से भी आपको मिल जाएगी। और पर्सनली कहूं तो इस मूवी को देखने के बाद तो हर किसी के पैर थिरकने लगे थे, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर डाउनलोड करे हुए किसी की भी मोबाइल में। एक दमदार स्टोरी लाइन के साथ साथ तगड़ा एक्शन और क्लासिक रोमांटिक सीन आपको इस मूवी का दीवाना बना देंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक राज्य नागरकोइल से। जाता है कहानी के एक लीड कैरेक्टर जिसका नाम होता है भवानी। इस वक्त भवानी की फैमिली को खत्म करने के लिए कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उसके फादर ट्रक एसोसिएशन के हेड थे और अब उस एसोसिएशन की सीट हथियाने के लिए उन लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया था और अब वो भवानी को भी मारने वाले थे। लेकिन भवानी उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसे छोड़ दें तो वो सारे खून का इल्जाम अपने सर पर ले लेगा। इस बात को सुनकर वो लोग भवानी को छोड़ देते हैं और उसे जुवेनाइल होम यानी कि बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। मगर फिर भी वो तीनों अपनी बुरी आदतों से बिल्कुल बाज नहीं आते और वहीं के पुलिस वालों को पैसे खिलाकर भवानी को पिटवाने का आदेश देते हैं। अब आए दिन वहां की पुलिस भवानी को कुत्ते की तरह मारती है, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त, और अगर वो कहीं घूमने भी जाए तभी भी उसे बहुत मारा करते थे। वैसे तो जुवेनाइल होम में किसी भी बच्चे को मारना अलाउ नहीं था, लेकिन जब पुलिस ही उनसे मिली भी हो तो फिर क्या ही किया जा सकता है। जब एक दिन पुलिस वाला भवानी पर हाथ उठा रहा था तो भवानी उससे कहता है कि मुझे मारने के लिए तुझे किसी ने पैसे दिए, इसलिए तो मुझ पर हाथ उठा रहा है। तेरा मुझ पर हाथ उठवाना रोकना है तो मुझे उससे ज्यादा पैसे तुझे देने पड़ेंगे, मगर वो अभी मेरे पास में नहीं है। लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए तो हर एक डंडे का हिसाब तुझसे लूंगा। और यहीं पर भवानी अपने आप की हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने मुक्कों को हर वक्त दीवार पर मार मार के हड्डियों को मजबूत कर लेता है और इतनी ताकत अपने मुक्के में जमा कर लेता है कि अगर एक मुक्का किसी को खींच के पड़ जाए तो उस इंसान की तो वहीं पर सिट्टी बिट्टी गुल हो जाए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और भवानी की ताकत बढ़ती जाती है। वो इतना टफ हो जाता है कि कोई भी उसे कितना भी मारे मगर उससे कुछ फील ही नहीं होता है। एक दिन भवानी मौका पाकर उस जुवेनाइल होम से भाग जाता है और उन 3 खूनियों में से एक खूनी के पास जाकर कहता है, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, मुझे 1 हफ्ते का मौका दो और मेरे पीछे किसी भी पुलिस वाले को मत भेजना और उसके अगले हफ्ते से मैं जितना भी कमाऊंगा उसका आधा पैसा तुम्हारा होगा और जिस हफ्ते तुम्हें पैसा ना मिले तो तुम मुझे मार देना। इसके बाद भवानी कुछ ट्रक ड्राइवर से मिलता है और उनसे भी एक डील करता है कि अगर वो उन्हें बिना परमिट के बॉर्डर क्रॉस करवा दे तो उन्हें पर ट्रक 100 रुपए देने होंगे। वैसे तो ट्रक ड्राइवर्स को परमिट के लिए 1000 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन भवानी की इस बात से बाकी सभी ट्रक ड्राइवर्स उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। और अब जैसा कि भवानी ने उन सभी को परमिट का वादा किया था तो वो परमिट ऑफिस में जाकर वहां के हैंडलर को ही जान से मार देता है और सभी पेंडिंग पड़ी परमिट्स पर ठप्पे लगाकर उन सभी को हरी झंडी दिखा देता है। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, इतने कि वो बोरियों में रख रखकर उन पैसों को घर में छुपाने लगता है। अब इस काम के लिए एक बड़ी टीम की भी जरूरत थी, इसीलिए वो जुवेनाइल होम के बच्चों को दारू, चरस, गांजे, बीड़ी, सिगरेट का ऑफर देकर उनसे अपने काम करवाने लगता है। अब यहाँ पर बच्चों को शामिल करने की 2 वजहें थी। पहली तो वो उन बच्चों को जानने लगा था और दूसरी की बच्चों को काफी कम सजा होती है और यही रीजन था कि वो एक ही बच्चे से काफी सारे क्राइम्स करवा सकता था, जैसे कि लूटपाट, किसी को जान से मारना या फिर कोई चोरी चकारी। और अब ऐसा करते करते काफी साल बीत जाते हैं और भवानी भी अब बड़ा हो चुका होता है। भवानी चाहता था कि वो बड़ा होकर अपने माता पिता की खूनियों को जान से मार दे, इसलिए वो एक दिन उनमें से 2 खूनियों के पास पहुंचता है जिन्हें उन्हें हर हफ्ते पैसे देने होते थे। यहाँ पर आकर भवानी उन दोनों से कहता है कि वो अब अगले हफ्ते से पैसे नहीं देगा। अब जो दोनों खूनी वहां पर बैठे थे वो भी ये चाहते थे कि भवानी उनके काम में आजकल एक रोड़े की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि ट्रक के धंधे में जहां पर ये लोग पहले काफी ज्यादा मुनाफा कमाया करते थे अब उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी खुद भवानी लेकर जाया करता था। जहां एक तरफ तो ये दोनों उससे कहते हैं कि तू ये शहर छोड़कर चला जा वरना हम तुझे जान से मरवा देंगे, लेकिन तभी भवानी वहां पर एक बोरे में काफी सारे पैसे रखकर उन्हीं के लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने इन दोनों को जान से मारकर यहीं दफना दिया तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। तभी वहां के लोग कहते हैं कि तू पागल हो गया क्या, ये हमारे बॉस है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी भवानी कहता है 30 लाख। तो एक जना कहता है यहाँ से बाहर निकल वरना तुझे यहीं मार देंगे। तो वो कहता है 40 लाख। तभी एक जना कहता है कि तुम आखिर करोगे क्या। भवानी फिर से बोली बढ़ा देता है 50 लाख। ऐसे करते करते 80 लाख और 1 करोड़ तक जाकर जब बोली रुकती है तो सभी लोग अपने बॉस को ही जान से मारकर वहीं पर गाड़ देते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जुवेनाइल होम में और यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आते हैं। उन्हें खास सूत्रों से पता चला था कि आजकल यहाँ के बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। तो वो यहाँ के जेलर से पूछते हैं कि आखिर बच्चे ये सारी एक्टिविटीज कैसे कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई मास्टर पढ़ाने के लिए आता ही नहीं है, अगर पढ़ाई करवाएंगे तो ये बच्चे उन सभी चीजों से दूर रहेंगे, लेकिन कोई भी मास्टर उनके सामने टिकता ही नहीं है। वो लोग बच्चे नहीं बल्कि राक्षस हैं, राक्षस। तो वो ऑफिसर कहते हैं कि मैं आज ही एक नोटिस पास करता हूँ और शहर के सारे मास्टर्स को यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए कहता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर मास्टर कैसे नहीं आता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है चेन्नई में और सन दिखाया जाता है 2019। इस वक्त हमें कॉलेज दिखाया जाता है और यहाँ के प्रिंसिपल से पुलिस पूछताछ कर रही होती है, क्योंकि कॉलेज के एक प्रोफेसर जेडी ने 2 स्टूडेंट्स को मारा था। तो वहां पर प्रिंसिपल कुछ स्टूडेंट्स को बुलाता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स भी जेडी के साथ मिले होते हैं और वो प्रिंसिपल को ये बताते हैं कि उन दोनों को तो हम सभी ने मिलकर मारा क्योंकि वो लड़कियां छेड़ रहे थे। इस पूरी मार कुटाई में जेडी का कोई भी हाथ नहीं, लेकिन प्रिंसिपल इस बात को जानता था कि ये सारा कांड जेडी नहीं किया है। वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि आज इस कॉलेज का एक रीयूनियन फेस्टिवल था जिसमें शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, मगर कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट बिना प्रोफेसर जेडी के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि जेडी का इतना दबदबा था कि उनकी मर्जी के बिना कॉलेज में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। जहां एक तरफ तो प्रिंसिपल जानते थे कि इन दोनों बच्चों को मारने के पीछे जेडी का ही हाथ है, तो उन्होंने जेडी को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। मगर प्रोग्राम को रुका देखकर और साथ ही कॉलेज में आए शिक्षा अधिकारी को देखकर उन्हें फाइनली कॉलेज के बच्चों से हाथाजोड़ी करनी पड़ती है कि जाओ और जाकर जेडी को इस प्रोग्राम में बुलाकर लेकर आओ। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जेडी पर और लिटरली कहूं तो ये इस मूवी का मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है, जहां पर जेडी रात को दारू पीकर सुबह काफी देर तक उठता है। वह खुद तो क्या उठता है, उसे आकर उसके लोग उठाते हैं, वो भी एक शानदार जानदार म्यूजिक के साथ, डायरेक्टेड बाय अनिरुद्ध। पार्टी कमिंग, काफी ज्यादा डांस होता है, काफी सारी मस्ती होती है और सारे स्टूडेंट्स नींद में ही जेडी को उठाकर उसके कपड़े पहनवाकर फटाफट से उसे कॉलेज में ले आते हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट डे कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है। इस मीटिंग में डिस्कशन हो रहा होता है कि कॉलेज में इलेक्शन होनी चाहिए या नहीं, मगर इस मीटिंग में भी जेडी रात के नशे से उभर नहीं पाए थे और वो आंखों पर चश्मा लगाकर सो रहे थे। कॉलेज के सभी
स्टूडेंट्स को ये बात पता थी कि जेडी शाम के 6 बजे घर जाने पर सिर्फ दारू पीकर सोते रहते हैं, घर जाकर पीना ही उनका कर्म और धर्म होता है। और अब जब मीटिंग में उनसे क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होती है तो वो कोई जवाब तो दे नहीं रहे होते, तभी वहां पर कुछ स्टूडेंट्स आकर उन्हें पैर पर चोटियां भरते हैं और उन्हें जगाते हैं। प्रिंसिपल जेडी को पूछते हैं कि क्या कॉलेज में इलेक्शन होने चाहिए। जवाब में जेडी कहता है कि हाँ बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर आज का युवा नागरिक पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएगा तो हमारे भविष्य के नेता किस तरीके के होंगे वो तो आप सोच ही सकते हैं। तभी रिप्लाई में कुछ दूसरे प्रोफेसर खड़े होकर कहते हैं कि हर वक्त इलेक्शन में कॉलेज के बच्चे आपस में झगड़ते रहते हैं, काफी सारी तबाही मचती है और साथ ही पढ़ने लिखने वाले बच्चों का काफी लॉस होता है, तो इलेक्शन को नहीं रखना चाहिए। जवाब में जेडी कहता है कि अगर इस बार कॉलेज में कोई भी दंगा फसाद या कोई झगड़ा वगैरह हुआ तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, और इस बात के लिए मैं ऑलरेडी लिखत में भी आपको दे सकता हूँ। इस बात को तो सुनकर सारे प्रोफेसर एग्री करते हैं कि आखिर जड़ निकली जाएगी तो फिर कोई टंटा ही नहीं होगा। इसी मीटिंग में हम एक और नई प्रोफेसर को देख पाते हैं जो कि एक न्यू जॉइन प्रोफेसर होती है, और अब वो दिन आ चुका होता है जिस दिन कॉलेज में इलेक्शन हो रहे होते हैं। एक तरफ तो थी जेडी की ही स्टूडेंट सविता, वहीं दूसरी तरफ एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, और अब इन दोनों के बीच में जब इलेक्शन हुआ तो सविता 68 सीटों से जीत गई। इस लड़के का नाम था भार्गव, जो कि अपनी हार को सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी सविता उसके पास पहुंचती है और कहती है कि मैंने वैसे तो कभी सीट हासिल नहीं करी और मुझे इसका ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो क्यों ना दिन का प्रशासन तुम संभालो और रात का प्रशासन मैं संभालूं। इस बात से भार्गव खुश भी होता है और इस डील के लिए एग्री कर लेता है, मगर उसके पापा को ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो गुंडे भिजवाकर वहां पर अपोजिशन पार्टी पर हमला करवा देते हैं। हर तरफ गुंडे लड़कियों और बाकी सभी लड़कों पर मारपीट कर रहे होते हैं, और तभी एंट्री होती है जेडी की। जेडी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर था और अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से इंडिकेशन देने हैं और किस तरीके से उनका यूज करना है वो उन्हें काफी अच्छे तरीके से आता था। जब कॉलेज की भीड़ में छुपे कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला करने के लिए आने वाले होते हैं तभी जेडी अपने बच्चों को राउंड घूमने का इंस्ट्रक्शन देता है, और जैसे वो राउंड घूमते हैं तो जेडी को पता चल जाता है कि असली गुंडे कौन है, और फिर तो उनकी शामत आ जाती है। धै धुलाई धै कुटाई हर एक को ठोक बजा के जेडी एकदम सीधा कर देता है। और अब जैसा कि प्रिंसिपल की शर्त थी कि इलेक्शन होने पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार जेडी होगा, तो इसी के चलते जेडी वहां से रिजाइन करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां का को फाउंडर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है सर। तो जेडी कहता है कि ये कैसे हुआ, मैंने तो रिजाइनिंग लेटर पर साइन किया था, ना कि 3 महीनों के सस्पेंशन लेटर पर। तो को फाउंडर कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मेरे पास तो जो लेटर आए हैं मैं तो सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करूंगा, कि ये तुम्हारे ही साइन है। तो जेडी कहता है कि हाँ ये साइन तो मेरे ही है, जिसके बाद में वो फाउंडर बताते हैं कि तुम्हें जुवेनाइल होम में शिफ्ट किया जा रहा है सिर्फ 3 महीनों के लिए। वहां पर इस वक्त कोई भी मास्टर नहीं है और सारे बच्चों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब सिर्फ तुम ही हो जो उन बच्चों को ठीक से सुधार सकते हो। लेकिन मास्टर की आदत थी आफ्टर 6 दारू पीने की। तो फाउंडर कहते हैं कि उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दिन को बच्चों को पढ़ाओ और रात को तुम्हारी पढ़ाई तुम खुद करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जुवेनाइल होम में, जहाँ पर हम बच्चों की 2 टीम्स को देख पाते हैं। एक टीम जिसके अंदर बड़े बच्चे थे और उनका लीडर था दास, वहीं पर कुछ बच्चे जो कि काफी छोटे थे और वो दास का ऑर्डर माना करते थे। यहाँ जुवेनाइल होम में दास एक ऐसा शख्स था जो कि यहाँ पर इलीगल वे में दारू सुट्टे और चरस लेकर आता था और बच्चों को जुर्म के बदले उन सभी बुरी आदतों का एडिक्शन करवा देता था। नए मास्टर के आ जाने से सभी बच्चे सोचते हैं कि इन्हें भी हम मार कूट के यहाँ से भगा देंगे, मगर जेडी का तो कुछ रुतबा ही अलग था। वो आकर सबसे पहले तो सभी से घुलता है, मिलता है, उनके साथ नाचता है, गाता है, इसलिए करीब 70% बच्चे उसी के हक में आ जाते हैं। एक दिन शाम को जब जेडी नशे में सोया रहता है तभी कुछ बच्चे आकर उसको उठाते हैं, मगर वो उठता ही नहीं है। तभी वो एक चिट उसकी जेब में डालकर वहां से चले जाते हैं। जेडी का ये रोज का रूटीन था कि 6 बजे बाद उसको पीनी है तो मतलब पीनी है, इसलिए वो तो घर पर जाकर टुन हो जाता है। यहाँ वही बच्चे दास का फोन चुराकर उसे कॉल करते हैं और बस ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने वो चिट पढ़ी या नहीं पढ़ी। वो 10 से ज्यादा कॉल करते हैं, साथ ही उनकी प्रोफेसर चंद्रलेखा को भी कॉल करते हैं, मगर उठाने का तो कोई नाम ही नहीं, क्योंकि भाई साहब तो पीकर टुन्न थे। वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल होम में पहुंच जाता है खुद भवानी और सबसे पहले तो उन दोनों बच्चों को पकड़कर उन्हें बिरयानी ऑफर करता है और कहता है कि आखिर दास का फोन तुमने क्यों चुराया। चलो चुराया तो सही, लेकिन फोन किसको किया। तो बच्चे बताते हैं कि हमने हमारे न्यू मास्टर को कॉल किया। दास हमसे एक बड़े जुर्म के चलते हमेशा के लिए पुलिस थाने में रहने के लिए बोल रहा था, मगर मेरी एक माँ है और सिर्फ हम दोनों ही उसके बच्चे हैं, कमाने वाला घर में कोई भी नहीं है। अगर हम दोनों पुलिस के अंदर हमेशा के लिए चले गए तो मेरी माँ को कौन संभालेगा। हम दोनों भाई उस इल्जाम को अपने सर पर नहीं लेना चाहते। तो भवानी कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं लोगे तो कोई और भी क्यों लेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, अगर 2 मिनट में तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी उन दोनों में से बड़ा भाई उसी चिकन की हड्डी को लेकर भवानी की तरफ भागता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन भवानी का मुक्का तो मानो टोनी स्टार का हल्क बस्टर वाला मुक्का था और वो एक ही शॉट में उस बच्चे की जान ले लेता है। जब अगले दिन मास्टर स्कूल में पहुंचता है तो वहां पर वो उन्हीं दोनों बच्चों की लाशें लटकती देख पाता है। वहीं पर पुलिस भी उसे नकली केस में पुलिस थाने के अंदर बंद कर लेती है और उसे खूब मारती है। अब जहां एक तरफ भवानी अपने माता पिता के तीसरे खूनी को मारने जाता है, वहीं पर वो कुछ गुंडे मास्टर को मरवाने के लिए पुलिस स्टेशन में भी भेज देता है। जब वो सभी गुंडे मिलकर मास्टर को मारने लगते हैं तो उसके जेब में उसे वही पर्ची मिलती है जो कि उन दोनों बच्चों ने उसकी जेब में तब रखी थी जब वो पीकर टुन था। इस बात का जब मास्टर को पता चलता है तो वो वहां पर मौजूद सारे गुंडों को पहले तो पेलता है और फिर लगाता है भवानी को कॉल और कहता है कि मैंने तुझे देखा कभी नहीं है और ना ही मैं तुझे जानता हूं, मगर इस बात को ध्यान में रख ले कि मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने के लिए, तो तेरी उल्टी गिनती शुरू कर ले। जवाब में भवानी भी कहता है कि आई एम वेटिंग। नेक्स्ट डे जेडी जुवेनाइल होम के पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो ये बताते हैं कि बच्चों को नशे की लत लग चुकी है और वो भवानी के लिए काम करते हैं। अगर कोई भी भवानी के खिलाफ जाता है तो वो उसे जान से मरवा देता है। तो सबसे पहले तो जेडी जाकर सभी बच्चों के नशे के पदार्थ निकलवाता है। कोई बीड़ी पीता था, कोई गुटखा खाता था, तो कोई चरस, तो कोई गांजा फूकता था। सबसे पहले तो जेडी उन सभी को जमा करके उन्हीं के सामने तेल लगाकर आग लगा देता है और फिर उन बड़े बच्चों को डीएनए टेस्ट के लिए लेकर जाता है ताकि ये पता चल सके कि उनकी एक्चुअल एज कितनी है, क्योंकि जुवेनाइल होम में 18 और 18 से कम उम्र के बच्चों को ही रखा जाता है। अगर किसी की भी एज 18 से ज्यादा हुई तो उसे सीधा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मगर ये बात दास को पता चल चुकी थी कि अब हम 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को सीधा जेल में भेज दिया जाने वाला है, इसीलिए वो सीधा भवानी को कॉल लगाता है और बताता है कि यहाँ का एक मास्टर हम सभी के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जवाब में भवानी कहता है कि उसे इस तरीके से मत मारो, अगर यूं मारोगे तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे, उसका मनोबल तोड़ो, छोटे बच्चों की
हड्डियां तोड़ दो, खाने बनाने वाले की मुंह पर तेजाब मार दो, उसे रात भर सोने मत दो, परेशान करो ताकि वो खुद ही ये जॉब छोड़कर चला जाए। और अब दास और साथ ही उसकी टीम ऐसा ही करते हैं, कुछ बच्चों की जाकर हाथ पैर की हड्डियां तोड़ देते हैं, खाना बनाने वाली के मुंह पर गरम गरम खोलती सब्जी ढोल देते हैं और रात भर तक मास्टर को जगा कर रखते हैं। हालांकि यहाँ पर जेडी कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जुवेनाइल होम में किसी भी बच्चे पर हाथ उठाना गैर कानूनी है। अगर उसने ऐसा किया तो भवानी के लोग उसे सीधा पुलिस स्टेशन में पटक देंगे और जेडी ये गलती नहीं करना चाहता था, मगर उसे इस बात का सोल्यूशन तो निकालना ही था। इसलिए एक दिन जब छोटे और बड़े बच्चों के बीच में कबड्डी का मैच चल रहा था, तो वहीं पर जेडी एक छोटे बच्चे का सब्स्टिट्यूट बनकर पहुंच जाता है। और फिर आता है इस मूवी का एक और वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर जेडी अकेला उन सभी बड़े बच्चों को एक एक करके धूल चटवा देता है। वेल सच कहूं तो इस कबड्डी ने तो मेरी भी बचपन की यादें ताजा कर दी, क्योंकि मैं खुद भी बचपन में कबड्डी खेला करता था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से किस किस ने कबड्डी खेली है अपने बचपन में। यहाँ पर गेम के रूल्स सिंपल थे, कबड्डी 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 बोलते हुए किसी की भी सांस नहीं टूटनी चाहिए थी। और इसी के चलते जेडी उन सभी को मारता भी है, पीटता भी है और इस गेम में हरा भी देता है और सभी को ये बता देता है, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। लेकिन सिर्फ उन 6 बच्चों के खिलाफ सबूत होना भवानी को जेल में डलवाने जितना काफी नहीं था, उसके लिए तो सारे बच्चों की गवाही भी जरूरी थी। इसलिए वो सभी छोटे बच्चों के सामने उन्हीं से ही कन्फेशन करवाता है कि तुम्हें किस किस लोग ने क्या क्या जुर्म के अंदर फंसवाया और तुम ये काम क्यों करना चाहते हो। तभी वहां पर हर एक बच्चा यही बात बताता है कि हमें दास ने आकर बोला कि फला चोरी का जुर्म तेरे सर पे ले लिया, फिर फला मर्डर का जुर्म तेरे सर पर ले ले, इसके बदले में हम तुझे चरस गांजा दारू बीड़ी सिगरेट सब देंगे। और वैसे भी अब हमारे घर वाले तो हमारी सुनते नहीं है, हमें घर से बाहर निकाल दिया गया, तो हम ये सब काम करने पर मजबूर हो गए। अब ये फुटेज चंद्रलेखा के पास में थी, जो कि वो अगले दिन कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने वाली थी। लेकिन तभी भवानी के कुछ लोग आकर चंद्रलेखा से उस कैमरे की डिमांड करते हैं। वो उन गुंडों से छिपकर काफी दूर दूर तक भागती है और फाइनली जब जगह नहीं मिलती तो एक नाई की दुकान में आकर पीछे छिप जाती है और साथ ही वीडियो कॉल भी करती है जेडी को, ताकि ये सबूत भी इकट्ठा हो सके कि चंद्रलेखा को मरवाने के लिए भवानी ने कुछ लोग भेजे थे। लेकिन तभी जेडी के पास बैठा छोटा लड़का कहता है कि इन गुंडों को तो मैं जानता हूं, जरा वीडियो कॉल पर इसकी शक्ल दिखाना। और जब चंद्रलेखा उसे वीडियो कॉल उस बच्चे से करवाती है तो वो कहता है, अरे छोटे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो छोटू डॉन उससे कहता है कि ये दीदी अपन की है, इनको हाथ भी मत लगाना और चुपचाप यहाँ से निकल जा, क्या चाहिए रे तेरे को। तो वो लड़का कहता है कि हमें सिर्फ भवानी ने उसका कैमरा लाने के लिए कहा है, अगर हमें कैमरा मिल जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो छोटू कहता है, दीदी आप इसको ये कैमरा दे दो, बाकी इसको हम देख लेंगे। और अब नहीं चाहते हुए भी चंद्रलेखा उस लड़के को वो कैमरा दे देती है। साथ ही जाते वक्त वो लड़के चंद्रलेखा को सॉरी भी कहते हैं। रात को कैमरे में जब भवानी ये सारी फुटेज देखता है कि बच्चे तो उसके खिलाफ हो चुके हैं और अगर पुलिस के अंदर ये बात फैल गई तो सारे पुलिस वाले आकर उसे धर दबोचेंगे और ट्रक एसोसिएशन का हेड बनने का जो उसका सपना था वो हमेशा के लिए एक सपना ही बनकर रह जाएगा। इसलिए वो दास को बोलकर सभी बच्चों को उस जुवेनाइल होम से उठवाने की बात कहता है। और जब जुवेनाइल होम के पुलिस वाले जेडी को कॉल करके बताते हैं कि दास और उसके कुछ आदमी सभी बच्चों को यहाँ से उठाकर ले गए, तो जेडी अपनी खास स्टूडेंट सविता को लेकर उनका पीछा करना शुरू करता है। वहां पर करीब 40 से 45 ट्रक थे और तभी सविता जेडी की कार के रूफ को ओपन करके एक एक करके उनके ऊपर तीर बरसाने लगती है और वो सारे ट्रक तितर बितर होते जाते हैं। और फाइनली आती है बारी दास की, जहां पर जेडी चाहता तो वहीं पर दास को कूट पीट कर बजा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि तुझे भवानी ने बुलाया है तो तू उसके पास जाएगा जरूर, मगर इस बार मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जिसके बाद में भवानी की एंट्री होती है और जब वो ट्रक भवानी के एरिया में पहुंचता है तो फिर शुरुआत होती है इस मूवी की एक और वन ऑफ द बेस्ट फाइट की, जो की थी भवानी और जेडी के बीच में। एक तरफ तो भवानी जिसका मुक्का किसी सुपर सोल्जर से कम नहीं था, वहीं पर जेडी जो कि एक ड्रंकन मास्टर था। इन दोनों के ही बीच में घमासान फाइट होती है और फाइनली इस फाइट में जेडी जीत जाता है और भवानी को सुअर की तरह एक खूंटे पर टांग देता है। जिसके बाद में मूवी की एंडिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि बुरे लोग अच्छे बन जाते हैं और साथ ही जेडी की चंद्रलेखा के साथ सेटिंग हो जाती है। और इसी शानदार एंडिंग के साथ में ये मस्त मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं और भी अच्छी मूवीज आपके लिए लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।